बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चैप्टर नंबर 18 का 18.7 आर्टिकल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हमारे पास जो एम्पलीफायर है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है और ये इतनी ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है कि हर जगह पे हम उसको डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के साथ बनाना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि एक स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर तमाम कंपोनेंट्स बना लिए जाते हैं और इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो हमारे पास एक सिंगल सिलिकॉन चिप ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पे काम कर सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि उसमें जस्ट हमें इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर ही बिल्ड कर दिए जाते हैं और एक कैप्सूल की उसको शक्ल दे दी जाती है और जो पिन बाहर निकलती हैं उनको मार्क कर दिया जाता है कि कौन सी पिन किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, किस पर हम इनपुट देंगे, किस पर आउटपुट हमें हासिल होगी, किस पर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। तो इसके साथ साथ हम रीडिंग भी कर लेते हैं कि एम्पलीफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट electronic circuit that is used in almost every electronic instrument। तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एम्पलीफायर सर्किट बाय डिस्क्रीट कंपोनेंट, द होल एम्पलीफायर इज इंटीग्रेटेड ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल। तो बजाय इसके कि हम अलग-अलग कंपोनेंट लेके एम्पलीफायर बनाएं और एक ही जगह पे अगर हमने एक बोर्ड के ऊपर हमने अगर 10 एम्पलीफायर यूज़ करने हो तो वो 10 एम्पलीफायर के लिए अलग-अलग हमारे पास रेजिस्टेंस हो, अलग ट्रांजिस्टर लें, अलग सारे कंपोनेंट लेके हम बनाएं, उसकी बजाय एक स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर बना के उसको एक कैप्सूल में बंद कर लिया जाता है। पिन्स कनेक्टेड विद वर्किंग टर्मिनल सच एज इनपुट आउटपुट एंड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड इन द कैप्सूल, और वो जो उसके वर्किंग टर्मिनल्स होते हैं उनको बाहर पिनों की सूरत में निकाल लिया जाता है कैप्सूल से। द इनक्लोज सर्किट of the amplifier is used by making requisite connection with these pins। जब भी हमने उसको उन पिनों के साथ मतलूबा सर्किट में अटैच कर देते हैं तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करना शुरू कर देता है। सच एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस तरह के इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम देते हैं और इसको हम ऑप एम्प के साथ रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, यानी हम उसको एब्रीविएट कर देते हैं ऑप एम्प के साथ। एज इट सम टाइम यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिकली, और अक्सर हम कंप्यूटर वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। अब अगर आप इसको देखें तो एक टिपिकल ये हमारे पास IC741 एक एम्पलीफायर है जिसके अंदर ये 8 पिनें बाहर शो की गई हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ एक जो डाटा शीट आती है वो ये जाहिर कर रही होती है कि किस पिन को हम किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और सिंबॉलिकली हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से जाहिर करते हैं कि एक हमारे पास ये ट्रायंगल शेप की होगी, इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ नीचे पॉजिटिव साइन शो किया गया है। एक तरफ हमारे पास आउटपुट है और दो हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स नज़र आ रही हैं। इसमें अगर हम गौर करें तो एक के ऊपर इन्वर्टिंग लिखा हुआ है और दूसरे पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लिखा हुआ है। अब इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब ये होता है कि अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट पर सिग्नल दें तो हमारे पास जो आउटपुट होगी दैट इज़ फेज शिफ्टेड, यानी अगर हमारे पास इनपुट इस तरीके से दें कि ये हमारे पास इनपुट है और तो आउटपुट इस तरीके से आए कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये इन्वर्टिंग इनपुट होगी।
और जब हम जिस टर्मिनल पर इनपुट इस तरह दें कि आउटपुट हमारे पास उसी फेज़ में आए, यानी यहाँ पर कोई भी फेज़ शिफ्ट पैदा ना हो, तो उस सूरत में हम उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल जिस पर लिखा हुआ है, इस पर अगर हम कोई इनपुट सिग्नल देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा वो आउट ऑफ फेज़ आएगा। लेकिन अगर हम ये टर्म नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दें तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा वो भी उसी फेज़ में आएगा जिस फेज़ पर हम सिग्नल दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा ये कंप्लीटली इन फेज़ होते हैं जब हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर सिग्नल अप्लाई करते हैं। The operational amplifier is usually represented by its symbol shown in figure. It has two input terminal. One is known as inverting input and the other non-inverting input. एक हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है जिसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जिसको हम पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ए सिग्नल दैट इज अप्लाइड at the inverting input appears after amplification at the output terminal with phase shift of 180 degree. जब हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो एम्पलीफिकेशन के बाद जो आउटपुट हमें हासिल होती है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होती है। इट कैन बी सीन दैट द सिग्नल इज inverted as it appears at the output. This is why this terminal is known as inverting. अब चूंकि ये आउटपुट पर 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होती है तो इस वजह से हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट का नाम देते हैं। इफ़ द सिग्नल इज अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी जब हम उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में एम्पलीफिकेशन होगी और जो आउटपुट हासिल होगी वो इन फेज होगी, कोई भी उसमें चेंज ऑफ फेज नहीं होगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती हैं। ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये हमारे पास फेज शिफ्ट नहीं है यहाँ पे। अब किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें जो करैक्टरिस्टिक्स जिससे हम करैक्टराइज करते हैं किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, उसमें जो सबसे पहली है वो है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस असल में क्या है कि ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान, यानी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस between positive and negative input of the amplifier. Its value is very high, of the order of several mega ohm. ये कई मेगा ओहम हो सकती है। Due to high value of input resistance R in, physically no current flows between the two input terminal. It is very important feature of operational amplifier. अब ये जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान जो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई, और इतनी हाई है आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब कोई भी करंट इन यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, तो ड्यू टू वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस। अब दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, आउटपुट टर्मिनल ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है और इसका ग्राउंड के साथ जो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस होती है इसको हम आमतौर पे आउटपुट रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल होती है, फ्यू ओहम की होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो फीचर होता है वो ओपन लूप गेन होता है। ओपन लूप गेन से मुराद क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ द वोल्टेज V0
यानी आउटपुट वोल्टेज और डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स, और जो इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेशो को हम ओपन लूप गेन का नाम देते हैं और इसको AOL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब AOL कैन बी रिटन एज V नॉट, यानी ये हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस है, उनके दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दैट विल बी द रेशो ओपन लूप गेन कहलाएगी। आप इसको VO ओवर VI लिखते हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट टर्मिनल्स के डिफरेंस का वोल्टेज, ये हमारे पास बनता है ओपन लूप गेन। आप इसको यहाँ से अगर डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। और अगर यहाँ पे नेगेटिव का V नेगेटिव है और ये पॉजिटिव के लिए V पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो VI आएगा, यानी इनपुट वोल्टेज सिग्नल टर्मिनल आ जाएगा। तो VO ओवर VI करेंगे तो दिस इज कॉल्ड दी ओपन लूप गेन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका फीचर आता है, द ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5। ये हमारे पास बहुत ही हाई होता है ओपन लूप गेन, यानी AOL इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5, यानी ये 1,00,000 की रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत हाई गेन होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं ये एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था ओपन लूप गेन। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने देखा कि ये दो तरीक़ों से काम कर सकता है। एक हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है। तो हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इट कैन बी यूज्ड एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम अगर इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए सर्किट देखें तो हमें लाजमी तौर पे जो इनपुट सिग्नल देना होगा वो इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल देना होगा, यानी हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट सिग्नल देंगे। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट सिग्नल देने के लिए हम R1 के थ्रू इसको सिग्नल अप्लाई करते हैं, जबकि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और ग्राउंड करने से ये होगा कि ये पोटेंशियल ज़ीरो पर होगा, यानी जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है, जबकि हमने इसको इनपुट दिया है ऑन टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब हम अगर यहाँ पे देखें, वी नो दैट इसकी जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन को हमने कहा था कि ये बहुत हाई होती है। ओपन लूप गेन हमने पढ़ी है V आउट डिवाइडेड बाई ओपन लूप गेन हमने पढ़ी है V आउट डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब अगर इस को हम गौर करें कि चूंकि हम जानते हैं ओपन लूप गेन बहुत हाई होती है, इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5 की रेंज में होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास V नॉट ओवर V प्लस माइनस V नेगेटिव बहुत ही हाई वैल्यू आनी चाहिए। और ये वैल्यू हाई कैसे हो सकती है? तो अगर देखा जाए तो ये V नॉट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव हाई उस वक्त होगी जब डिनोमिनेटर बहुत ही स्मॉल होगा। और ये V नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है जो हम बैटरी टर्मिनल उस पर अप्लाई करते हैं, और ये प्लस VCC या माइनस VCC की रेंज में हो सकती है, यानी ये प्लस
VCC से माइनस VCC के दरमियान कोई वैल्यू हो सकती है, और ये प्लस VCC आमतौर पे 12 वोल्ट लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस 12 से लेकर माइनस 12 वोल्ट के दरमियान में कोई वैल्यू हो सकती है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ओपन लूप गेन होनी चाहिए, दैट शुड बी नॉट मोर देन 12 वोल्ट इन न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव होना चाहिए, और ये हमारे पास 10 टू द पावर अगर देखा जाए 5 की रेंज में आ रहा है। मैं अगर इसको इस तरह लिख लूँ, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 12 ओवर 10 टू द पावर 5। ये वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो बन जाती है। इसका मतलब V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव तकरीबन ज़ीरो के बराबर है। अब अगर ये ज़ीरो के बराबर हो तो उस सूरत में ये V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, मीन्स V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव आर एट द सेम पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास V पॉजिटिव का जो पोटेंशियल होगा वो असल में V नेगेटिव भी उसी पोटेंशियल पर ही होगा। तो वी कैन से दैट अगर V पॉजिटिव ज़ीरो पर है तो V नेगेटिव भी 0 वोल्ट पर ही होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास R1 के इस साइड पर अगर देखा जाए तो ये इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर पोटेंशियल V इन होगा, जबकि राइट साइड पर ये 0 वोल्ट पर होगा। तो इट मीन्स अगर हम करंट मालूम करना चाहें थ्रू R1 तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं R1 में जो करंट होगा I1 अगर हम उसको लिख लें, और I1 किसके बराबर आ जाएगा, V इन माइनस V नेगेटिव साइन, मतलब इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का पोटेंशियल ओवर R1 आ जाएगा। तो इस अब V इन चूँकि हमारे पास इसी तरह लिखेंगे, और V नेगेटिव हमने पहले साबित कर दिया कि ये ज़ीरो के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा V इन ओवर R1। अब इसी तरीके से अगर हम R2 की बात करें, R2 हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो आउटपुट टर्मिनल को इनपुट टर्मिनल के साथ मिला रही है। अब आउटपुट टर्मिनल चूँकि हमने कहा है कि ये इसका पोटेंशियल V नॉट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हमारे पास V नॉट पोटेंशियल पे होगा, जो कि R2 का ये एंड बनता है, जबकि R2 का ये एंड जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें वो 0 वोल्ट पे है। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस R2 वो V नॉट माइनस 0 के बराबर होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा करंट थ्रू R2 दैट विल बी इक्वल टू I2। तो ये हमारे पास V माइनस V नॉट, यानी जो हमारे पास ये V नेगेटिव माइनस V आउट, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा V नेगेटिव माइनस V आउट, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस R2, और इसकी रेजिस्टेंस R2 है, तो हमारे पास ये आ गया V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2, और V नेगेटिव चूँकि ज़ीरो पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ज़ीरो हो गया, माइनस V नॉट ओवर R2 करेंगे तो ये माइनस V नॉट ओवर R2 आ गया। अब चूँकि हमने ये कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये ऐसे टर्मिनल हैं जिनके दरमियान रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। अब इनके दरमियान रेजिस्टेंस इतनी हाई है तो इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो इस तरफ नहीं होगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई भी करंट नहीं आएगा। तो वी कैन से दैट जो करंट R1 में से गुजरेगा बाय किरचॉफ रूल वही करंट R2 में से गुजरेगा, बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस टर्मिनल, यानी यहाँ से जो भी करंट जाएगा
R1 में से वो उसके लिए एक ही पाथ अवेलेबल होगा R2, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान रजिस्टेंस इतनी हाई है कि कोई भी करंट इस तरफ नहीं आ सकेगा। तो इस तरफ करंट ना आने का मतलब ये होगा कि सारे का सारा करंट R2 में से फ्लो करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट I1 होगा उतना ही करंट I2 भी हमें हासिल हो जाएगा। दोनों करंट आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों करंट आपस में बराबर होते हैं तो वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू I2, और अगर I1 और I2 आपस में बराबर हैं तो इस सूरत में ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई, ये I1 की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट कर दें तो ये रिजल्ट आएगा V in ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउट ओवर R2। तो यहाँ से V आउट ओवर V in दैट विल बी इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशो हमारे पास वोल्टेज गेन कहलाएगी, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। और वोल्टेज गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर जो हमें हासिल हो रही है वो नेगेटिव R2 ओवर R1 हासिल हो रही है। अब इसका मतलब ये होगा कि हम G लिख सकते हैं माइनस R2 ओवर R1। Negative sign indicates that the output signal is 180 degree आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है वो 180 डिग्री इनपुट सिग्नल से आउट ऑफ फेज है। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द क्लोज लूप गेन डिपेंड्स अपॉन द टू एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस। अब चूंकि ये डिपेंड करता है R2 और R1 पर जो कि एक्सटर्नली हमने कनेक्ट की हैं, तो ये ओपन क्लोज लूप गेन इस चीज़ पर डिपेंड करेगी। The gain is independent of what is happening inside the amplifier. एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है इस बात पर क्लोज लूप गेन डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर हम R1 को 10 किलो ओम रख दें और R2 हमारे पास 100 किलो ओम हो तो उस सूरत में जो इसकी गेन आ जाएगी V आउट ओवर V इन वो माइनस R2 ओवर R1 के बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 10। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए गेन खुद सेट कर सकते हैं बाय अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। होप आप लोगों को ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझ आ गया होगा। जी तो बच्चों अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये होगा कि हम जो इनपुट सिग्नल देंगे वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर देंगे। तो लाजमी तौर पे जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होगा उसको हम थ्रू द रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देंगे। तो इसके लिए अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम में आप गौर करें कि जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के ऊपर दिया है, जबकि जो R1 का जो दूसरा सिरा था उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। यानी R1 के इस साइड पर पोटेंशियल, अगर हम इस साइड पर पोटेंशियल देखें तो वो ज़ीरो होगा क्योंकि ये ग्राउंड है। और यहाँ पे जो ये टर्मिनल होगा इस पर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो इसका जो टर्मिनल इसका पोटेंशियल बन जाएगा वो V इन के बराबर बन जाएगा। अगर हम देखें कि जैसे हमने पहले भी कहा कि ओपन लूप गेन चूँकि बहुत हाई होती है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो इसलिए जो टर्मिनल पॉजिटिव का पोटेंशियल होता है वही नेगेटिव का भी पोटेंशियल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सूरत में V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों ही V इन के रेंज में आ जाएंगे। यानी दोनों पर ही जो पोटेंशियल होगा वो V इन के बराबर होगा। इस वजह से अब हमारे पास R1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका एक पोटेंशियल एक साइड पर ज़ीरो है तो दूसरी तरफ V इन के बराबर होगा। जबकि R2 में अगर देखें तो इसमें R2 के एक एंड पर V आउट है और दूसरी एंड पर V इन इनपुट टर्मिनल
वोल्टेज होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें दोनों एंड्स पर पोटेंशियल का पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और उसको आर से डिवाइड करेंगे तो वो करंट आ जाएगा। तो इसको ज़हन में रखते हुए हम करंट थ्रू R1 की अगर बात करें, ये जैसे हमने पहले जिक्र कर लिया कि ये V नेगेटिव V पॉजिटिव दोनों ही V इन के बराबर होंगी। तो करंट थ्रू R1 की बात करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो जो उसके एक एंड पर पोटेंशियल था, R1 के, ये यहाँ से ध्यान में रखें कि R1 के एक एंड पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, जबकि दूसरे एंड पर पोटेंशियल वो V इन के बराबर है। तो इसका मतलब ज़ीरो माइनस V इन करेंगे डिवाइडेड बाय R1 होगा तो ये I1 के बराबर आ जाएगा। जबकि आउटपुट जो हमारे पास R2 है इसके क्रॉस टर्मिनल पे बात करें तो इसके इस साइड पर V आउट है, इस साइड पर V इन है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2 विल बी इक्वल टू I2 हर हम कर लेते हैं। यानी इसमें जो करंट फ्लो करेगा I2 वो V इन माइनस V आउट ओवर R2 के बराबर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आपको I1 माइनस V इन ओवर R1 आ जाएगा और I2 हमारे पास V इन माइनस V आउट ओवर R2 के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि नो करंट फ्लोज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे हमने पिछले नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की सूरत में भी बात की, तो लाजमी तौर पे I1 और I2 आपस में बराबर होंगे। और अगर I1 I2 बराबर रख लें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू V इन माइनस V नॉट ओवर R2 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस V इन ओवर R1 यहाँ से, और इसको अगर हम लिखना चाहें, ये अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं V इन ओवर R2 माइनस V आउट ओवर R2। ये इस तरफ हमारे पास माइनस V इन ओवर R1 मौजूद था। तो अब V इन ओवर R1 नेगेटिव साइन के साथ और यहाँ पर V इन ओवर R2 को एक तरफ ले जाएं, तो यहाँ से जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये हमारे पास V आउट ओवर R2 को आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं और फिर उसको मैनिपुलेट कर लें, तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा। हमारे पास V इन कॉमन लेके 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 इज इक्वल टू V आउट ओवर R2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें चाहिए था V आउट ओवर V इन, तो VO ओवर V इन इधर ले आए, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास V आउट ओवर V इन, ये एक्सप्रेशन, ये V इन को हम उसके नीचे ले गए, R2 को इधर ले आए, तो बराबर आ जाएगा R2 इनटू 1 ओवर R1 है प्लस 1 ओवर R2 वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा R2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन में इस R2 के साथ R2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा प्लस R2 ओवर R1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास गेन आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की सूरत में। तो यहाँ से हमें वैल्यू जो हासिल हो रही है वो पॉजिटिव वैल्यू हासिल हो रही है। देखा जाए तो 1 प्लस R2 ओवर R1 विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये होगा कि देयर विल बी नो फेज शिफ्ट। तो यहाँ से हमें ये गेन हासिल होती है फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। अगेन द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
यहाँ पर फिर वही बात कि यहाँ पर भी ये डिपेंड नहीं करता इंटरनल सर्किट किस तरह का है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टू एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। ये सिर्फ R1 और R2 पर ही डिपेंड कर रहा है। द पॉजिटिव साइन ऑफ गेन इंडिकेट्स दैट द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज, कि ये हमारे पास इन फेज रहेंगे क्योंकि जो गेन आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव की सूरत में आ रही है। ये था जी हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। होप आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने बुक से इस वजह से साथ साथ रीडिंग करवाई है कि इसमें बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं, तो आपने टेक्स्ट को बहुत गौर से रीड करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।